गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसमें जो पहले ही क्वेश्चन है वो क्या है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, 120 ग्राम। कितने ग्राम दिया गया है? 120 ग्राम आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे यूरिया दिया गया है। और 120 ग्राम यूरिया को 5 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। 5 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। उसने क्या कहा है, एक्टिव मास पूछा है। देखिए एक्टिव मास की अगर बात करें तो एक्टिव मास एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो एक्टिव मास क्या होता है आपका, आपको पता है। जब कंसंट्रेशन टर्म है, अब कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है आपको पता है ना, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे उसने एक्टिव मास पूछा है। तो अगर हम एक्टिव मास की बात करें तो एक्टिव मास अब कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन टर्म में, तो मोल पर लीटर। अब मोल कैसे निकलता है आपको पता है, मोल इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट कितना दिया गया है, 120। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का, 60। कितने में डिसॉल्व किया गया है, 5 लीटर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 120 अपॉन 60 इंटू 5। तो इससे 2 टाइम्स गया, तो कितना बना यहाँ पे, 2/5। और 2/5 का मतलब कितना होता है, 0.4। तो याद रखेंगे आप। तो जब भी आपसे एक्टिव मास पूछा जाएगा तो एक्टिव मास क्या है आपका, एक कंसंट्रेशन टर्म है। और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट मोल नहीं दिया गया है तो मोल कैसे निकाल सकते हैं आप, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। ओके, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के पी एंड, है ना, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ के पी विल बी इक्वल टू के सी। कहने का मतलब क्या है कि उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिस रिएक्शंस में आपका जो के पी है वो के सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब के पी और के सी इक्वल कब हो सकता है, जब आपका डेल्टा एन क्या हो, जीरो हो। डेल्टा एन क्या हो, जीरो हो। अब डेल्टा एन निकलता कैसे है, अगर हम डेल्टा एन को निकालने की बात करें तो देखिए डेल्टा एन एक ही तरीके से निकलता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट के, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये सब गैसियस है, कंडीशन में है गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब इस कंडीशन में जब आप इसको निकालेंगे तो जहां पे डेल्टा एन जीरो आ जाएगा। अब हम पहली इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है आपको, यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन में H2 प्लस I2 से क्या बना है आपका 2HI, आपका ये बना है। तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा एन निकालना है। तो डेल्टा एन कैसे निकलता है, जो प्रोडक्ट के मोल्स है उसको लिखिए माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कितना है, 1 इसका है 1 इसका है, तो 1 1 2। तो डेल्टा एन बराबर कितना आ गया, जीरो। तो जिस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, के पी इक्वल के सी हो जाएगा। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इक्वेशन और भी केस बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे उसने सेकंड क्या दिया है, PCl5 दिया है। PCl5 से क्या बन रहा है आपका, PCl3 प्लस Cl2, आपका ये बना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें इसके लिए क्या केस बनेगा, तो डेल्टा एन निकालें अगर हम, तो कितना बनेगा, 1 और 1 2, 2 में से ये गया 1, तो डेल्टा एन कितना आ गया 1, तो ये पॉजिटिव आया है। तो अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा तो ऑलवेज के पी ग्रेटर देन होगा के सी से। और मान लीजिए यहीं पे अगर डेल्टा एन कोई रिएक्शंस होती, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शंस दी गई है आपको, तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा एन निकाल लें तो कितना आ जाएगा 3 और 1, कितना आ गया 4। और यहाँ पे भी कितना आया 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आया है। तो इसके लिए भी के पी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, के सी से। तो इस तरह से निकालना है। कहीं पे अगर डेल्टा एन निगेटिव आता है, देखिए यहाँ पे डेल्टा एन जीरो आया तो के पी इक्वल के सी हो गया, पॉजिटिव आया के पी बड़ा हो गया के सी से। और मान लीजिए कहीं पे डेल्टा एन निगेटिव आता है तो ऑलवेज याद रखना के पी छोटा होगा के सी से। तो ये तीनों केस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड्स एट लो प्रेशर, इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो लो प्रेशर पर चलेगी। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एन निकालना है आपको। अगर डेल्टा एन आता है आपका 0 तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, नो इफेक्ट। अगर डेल्टा एन निगेटिव आ रहा है तो आपको वहां पे लेना होगा हाई प्रेशर। क्या लेना होगा? हाई प्रेशर। और अगर आपका डेल्टा एन पॉजिटिव आता है, डेल्टा एन कैसा आता है आपका? पॉजिटिव आता है, तो वो कंडीशन कौन सी जाएगी आपकी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे 2, डेल्टा एन कितना आया फर्स्ट में? यहाँ पे 2 है, 3 1 4, डेल्टा एन कितना आ गया? निगेटिव आ गया, हाई प्रेशर पे जाएगी। यहाँ पे डेल्टा एन निकालें सेकंड में, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा? बोलो। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हम थर्ड की बात करें, ये इसका आंसर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डेल्टा एन इक्वल यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 और 1 2, और 2 में से 1 गया 1, तो डेल्टा एन यहाँ पे कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो जिसके लिए डेल्टा एन पॉजिटिव जाएगा वो आपको ऑलवेज किस में जाएगी? लो प्रेशर में जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर, कि प्रेशर इंक्रीज, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, नो इफेक्ट, या इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वलिटी। तो देखिए यहाँ पे भी डेल्टा एन देखना होगा। अब डेल्टा एन की अगर हम बात करें इस रिएक्शंस के लिए, तो डेल्टा एन क्या जा रहा है? आपकी रिएक्शंस क्या है? N2 + 3H2 से क्या बना है? 2NH3। अब अगर हम इसके डेल्टा एन की बात करें तो डेल्टा एन कितना आएगा? यहाँ पे कितना है? 2 3 1 4, तो डेल्टा एन कितना आ गया? यहाँ पे -2 आ गया है, निगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आ रहा है तो किधर जा रहा है? इसके मोल ज़्यादा है, किधर जा रहा है? निगेटिव इधर जा रहा है। तो जब निगेटिव इधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमें पॉजिटिव की तरफ चलना होता है। हमें किधर चलना होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो रिएक्शंस कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो डेल्टा एन निगेटिव आ रहा है, डेल्टा एन कैसा आ रहा है? निगेटिव, तो ऑलवेज कहाँ जाएगी रिएक्शंस? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रखेंगे आप, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे निगेटिव आया डेल्टा एन, ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शंस दी गई है आपको, N2 + 3H2 2NH3, उसके लिए उसने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वो कितना दिया है? K। सेकंड रिएक्शन जो उसने दी है वो दी है NH3 रिवर्सिबल हाफ N2 3H2, उसने कहा है इसके लिए उसने दिया है K2। क्या मान लेते हैं इसके लिए उसने आपको क्या दिया है? K2 दिया है। तो वो क्या कह रहा है कि उसने कहा है कि K2 और K1 के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको? ये काम करना है, पहले ये देखना है कि जो पहले इक्वेशंस है उसमें जो रिएक्टेंट आपको दिया गया है, तो पहली रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है अगर वो दूसरी रिएक्शंस में भी रिएक्टेंट है तो वो क्या होगा? K1 मान लेते हैं इसको, K1 K2 के क्या जाएगा? डायरेक्टली जाएगा। लेकिन फर्स्ट रिएक्शंस में क्या है? N2 और 3H2 रिएक्टेंट है, लेकिन दूसरी रिएक्शंस में वो क्या है? प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है? K2 K1 के क्या जाएगा? इनवर्सली जाएगा। इतना कर लेंगे आप। उसको करने के बाद ये देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इक्वल है, कहने मतलब दोनों के मोल इक्वल चल रहे हैं, तो जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिया गया है ना, और जो दूसरी इक्वेशन दी गई, तो दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। हाफ हो रहा है ना, देखो यहाँ पे कितना दिया गया? N2, लेकिन यहाँ पे हाफ कितना है? यहाँ पे हाफ N2 है। तो याद रखिए, अगर दिया गया रिएक्शंस का रिएक्टेंट दूसरी इक्वेशन से क्या जा रहा है? डबल जा रहा है, तो इक्वल करने के लिए उसका क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देंगे। फिर से समझिए, आपको जो रिएक्शंस दी गई है N2 + 3H2 2NH3, इसके लिए उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया है, मान लीजिए K1 है। जो पूछा गया है वो क्या है? K2 है। तो अगर पूछा गया क्या है? हाफ है, और दिया गया कितना है? डबल है। तो उनको इक्वल करने के लिए आपको क्या कर देना होता है? अंडर रूट कर देना होता है। क्या कर देना होता है? अंडर रूट। क्योंकि ये जो दिया गया है वो डबल है
जो पूछा गया है वो हाफ है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या करना है, उसका अंडर रूट कर देते हैं। मान लीजिए दिया गया हाफ होता, पूछा गया डबल होता, तो स्क्वायर कर देते हैं। याद रखेंगे ना, तो मैं इस बात को लिख भी देता हूँ यहाँ पे। यदि दिया गया डबल है, दिया गया डबल है और पूछा गया हाफ है, पूछा गया कैसा है, आपका हाफ है, तो अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। और दूसरा केस क्या बनेगा, अगर दिया गया हाफ है और पूछा गया, जो पूछ रहे हैं, और पूछा गया डबल है, तो स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बस ये लाइन याद रखनी है आपको। अगर दिया गया डबल है, पूछा गया हाफ है, दिया गया डबल है, पूछा गया हाफ है, तो अंडर रूट कर देते हैं। और दिया गया अगर हाफ है और पूछा गया डबल है, तो स्क्वायर कर देते हैं। अगर एक रिएक्शंस में वो रिएक्टेंट है, दूसरी रिएक्शंस में प्रोडक्ट है, तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाते हैं। अगर क्या होता है बेटा, पहली रिएक्शंस में भी रिएक्टेंट है और वही दूसरी रिएक्शंस में भी रिएक्टेंट ही होता, तो उसको डायरेक्टली कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल फॉर SO3 फॉर्मेशन। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है कि इस रिएक्शंस के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो देखिए इसमें एक ही बात आपको याद रखना है, डेल्टा एन को निकालना होता है। देखिए डेल्टा एन फैक्टर से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिए, डेल्टा एन निकालिए। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तो हम याद रखना ऑलवेज हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डेल्टा एन निगेटिव जाता है तो याद रखना उसमें हम हाई टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, उसमें सिर्फ हम हाई प्रेशर को ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम डेल्टा एन निकालते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 और 1 3। तो यहाँ पे डेल्टा एन कैसा आ गया आपका, निगेटिव आ गया। तो जब भी डेल्टा एन निगेटिव आएगा तो ऑलवेज याद रखना उसकी एक ही फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी, वो होगी हाई प्रेशर। ये फेवरेबल कंडीशन में जाएगा। और याद रखना इसके लिए कभी भी हाई टेम्परेचर नहीं ले सकते, इसके लिए कभी भी हाई टेम्परेचर आप नहीं ले सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंडीशन को आप याद रखिए। तो याद रखेंगे ना, बीच कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा निगेटिव होने पर हाई प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, हाई टेम्परेचर को नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसने कहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए। इरिवर्सिबल को बहुत ईजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इरिवर्सिबल के लिए आपको एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं आपको पता है, जिनमें एक एसिड एक बेस मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर निकालते हैं, वो सब का सब इरिवर्सिबल होना है। तो न्यूट्रलाइजेशन तो इसमें नहीं है, कहीं भी एसिड बेस से नहीं मिल रहा है। सेकंड होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कौन सी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैसे होती हैं, जहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज याद रखिए आपका क्या बन जाता है सल्फेट या हेलोजन का जहाँ भी आपका साल्ट बन जाए, वो ऑलवेज क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कहीं पे सल्फेट या हेलोजन का साल्ट बन रहा है क्या, अगर हेलोजन का साल्ट बन रहा है या सल्फेट का साल्ट बन रहा है, तो ऑलवेज याद रखना वो कौन सी रिएक्शंस होगी आपकी, ऑलवेज कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, वो आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी। इसका एक केस और होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स। तो ये जो तीनों केस हैं आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का और रिडॉक्स रिएक्शंस का, ये तीनों के तीनों केस किसको बताते हैं, इरिवर्सिबल को बताते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को बताते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है यहाँ पे, है ना, ये डीकम्पोजिशन आ गई है, ये कॉम्बिनेशंस आ गई है ना, और ये क्या आ गया बेटा आपका, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑलवेज किस में जाती है, रिवर्सिबल में।
लेकिन ये वाली आपकी प्रेसिपिटेशन है, तो ये आपकी इरिवर्सिबल होगी। ओके, टेक केयर।